चांद पर गोल्फ क्यों खेला गया था और क्या आपने समुद्री लहरों को कभी भी बादल से टकराते हुए देखा है। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा डिसऑर्डर दिखाने वाला हूं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर जैसे ही इस इंसान के द्वारा एक नॉर्मल कैन को पानी से भरे हुए बाउल के अंदर डाला जाता है तो वो कुछ इस तरीके से अपने आप ही क्रश हो जाती है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि बेहद ही इंटरेस्टिंग साइंस है। असल में दोस्तों इस कारनामे को करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला एक एम्प्टी कैन, दूसरा आइसी कोल्ड वाटर और तीसरा हॉट वाटर। असल में दोस्तों जैसे ही किसी भी कैन के अंदर हॉट वाटर को भरकर उसको और ज्यादा गर्म किया जाता है तो कैन के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा हीट मिलने की वजह से एक्साइटेड हो जाते हैं और वो वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वेपर्स कैन के अंदर उसकी बाउंड्री पर बाहर की तरफ प्रेशर लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही इस गर्म कैन को आइसी कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में लाया जाता है इसके अंदर का पानी तुरंत ही ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से कैन में मौजूद वेपर्स कंडेंस होकर छोटी छोटी वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्योंकि इन वाटर ड्रॉप्स का वॉल्यूम काफी ज्यादा कम होता है तो ये एकदम से ही कैन की बाउंड्री के ऊपर प्रेशर लगाना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से कैन के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एयर प्रेशर हमेशा ही हाई टू लो फ्लो करता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही कैन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो बाहर की हवा कैन की बाउंड्री पर बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक देना शुरू कर देती है। परिणाम स्वरूप कैन उस स्ट्रोक को झेल नहीं पाती है और वो कुछ इस तरीके से अपने आप ही स्मैश हो जाती है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों जब आप किसी पेट को पालते हैं और अपने घर से बाहर जाते हैं तो उतने टाइम पीरियड तक वो पेट आपके किसी भी कीमती सामान या फिर घर की रखवाली करता है, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि यही रिलेशन एक स्पाइडर और फ्रॉग के बीच में भी होता है? नहीं समझे तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। असल में दोस्तों जायंट टेरेंटुला स्पाइडर्स छोटे छोटे फ्रॉग्स को अपना पालतू पेट बनाती है। ना सिर्फ ये उनको अपना पालतू पेट बनाती है बल्कि ये स्पाइडर उन फ्रॉग्स को टाइम टू टाइम फूड फीड कराने के साथ साथ उनको एनिमी से भी बचाती है। लेकिन इन सब के बदले में जब ये स्पाइडर फूड की तलाश में बाहर निकलती है तो ये फ्रॉग्स उतने टाइम पीरियड के दौरान उसके एग्स को चींटियों से प्रोटेक्ट करने के लिए घंटों तक एक पालतू पेट की तरह तैनात रहते हैं। अब दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि आखिर ये स्पाइडर और ये फ्रॉग ऐसा क्यों करते हैं, इसका पुख्ता जवाब आज तक भी किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। लेकिन ये चीज अपने आप में दिमाग हिला देने वाली जरूर है कि आखिर क्यों छोटे छोटे फ्रॉग्स एक स्पाइडर के पालतू पेट बन जाते हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी समुद्र में सुनामी आती है तो समुद्र में लहरें काफी ऊंची ऊंची उठती हैं। अब इस चीज को अभी यहीं पर ही छोड़ते हैं और बात करते हैं क्लाउड्स की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज में ऑलरेडी बताया था कि कभी कभी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्लाउड्स पृथ्वी की सतह से काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो ये दोनों ही चीजें आपस में टकरा जाती हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज को काफी ज्यादा रेयर माना जाता है क्योंकि ये सिनेरियो कई सालों में सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही होता है और अगर इस सिनेरियो के साथ रेयर वर्ड जुड़ गया है तो इसको चैनल पर लाने की मजबूरी तो मेरी हो ही जाती है। तो चलिए आज मैं आपको प्रकृति का ये बेहद ही अद्भुत नजारा भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक सी वेव को क्लाउड से टकराता हुआ स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि हमारी सी वेव्स कितने अमेजिंग वे में किसी भी क्लाउड से जाकर टकरा जाती है। एंड बिलीव मी अभी अभी आपने जो सिनेरियो देखा है उसको काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज का ध्यान इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की तरफ है। इसका कारण बिल्कुल ही साफ है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर भविष्य की टेक्नोलॉजी है और ये बेहद ही जल्द हमारे ऑर्डिनरी स्कूटर्स को भी रिप्लेस कर देगी। बट ऑनेस्टली आजकल जैसे ही मैं भविष्य की टेक्नोलॉजी बोलता हूं मुझे खुद पर ही डाउट होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर भी भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि साल 1895 की टेक्नोलॉजी है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन इस पूरी दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को साल 1895 में यूएसए की एक कंपनी ऑटोपैड के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था, जिसे आगे चलकर साल 1915 में यूएसए में पोस्टल सर्विस की स्पीड को बढ़ाने के लिए पोस्टमैन्स को भी दिया गया था। तो आपने इस स्कूटर की स्टिल फोटोग्राफ तो काफी ज्यादा देख ली, चलिए अब मैं आपको इस स्कूटर की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही असल में वो न्यूयॉर्क मोटरसाइकिल शो की है, जिसे कि साल 2010 में रिकॉर्ड किया गया था। और आप इस मोटरसाइकिल शो में दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी काफी डिटेल्ड वे में देख सकते हैं। तो जो भविष्य की टेक्नोलॉजी थी वो एक बार फिर से इतिहास की निकल गई। फैक्ट नंबर 11।
क्या आपको पता है कि अमेरिकन वुड कॉक बर्ड अपनी डांसिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अब इस फैक्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले वो डांस दिखाता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक अमेरिकन वुड कॉक बर्ड को अपने बच्चों को वही यूनिक डांस सिखाता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन आखिर ये बर्ड इस तरीके का बेहद ही अजीब सा डांस क्यों करती है? असल में दोस्तों दुनिया के लिए जो डांस है हकीकत में वो इस बर्ड के लिए बेहद ही स्मार्ट मूव है। असल में दोस्तों ये बर्ड ऐसा करती है रेत में मौजूद वॉर्म्स को बाहर निकालने के लिए। जहां पर जैसे ही अपने कदमों को चलने के लिए आगे बढ़ाती है ये कुछ इस तरीके से अपने पूरे ही बॉडी वेट को ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से रेत पर इसके पैरों की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप रेत के ऊपरी सतह पर मौजूद वॉर्म्स अपने आप ही बाहर आ जाते हैं और ये बेहद ही आसानी से उनका शिकार भी कर लेती है। सच अ क्लेवर मूव, राइट? लेकिन बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये डांस ही नजर आता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि बहुत सी रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर आप किसी भी फ्रूट को जल्दी पकाना चाहते हैं तो उसको आप एप्पल के पास रख दीजिए। लेकिन आखिर किसी भी फ्रूट को एप्पल के पास रखने से ऐसा क्या होता है? असल में दोस्तों जब भी कोई भी एप्पल पकता है तो इस प्रोसेस के दौरान वो एक नेचुरल प्लांट हार्मोन गैस इथाइलिन को बाकी फ्रूट्स की तुलना में सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि इस गैस की एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसके तहत जैसी ये गैस किसी भी फ्रूट के ऊपर या फिर आसपास मौजूद होती है तो ये उसके पकने की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। अब दोस्तों अगर इस कंडीशन में किसी भी दूसरे फ्रूट को किसी भी एप्पल के पास रखा जाता है तो ये इथाइलिन गैस उस फ्रूट से कांटेक्ट करके उसके पकने की रिएक्शन स्पीड को 3 से 4 गुना बढ़ा देती है। परिणाम स्वरूप दूसरा फ्रूट सिर्फ एप्पल के पास रखने की वजह से ही 3 से 4 गुना स्पीड के साथ पक जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप एप्पल की इस यूनिक क्वालिटी को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर जैसे ही इस इंसान के द्वारा इस स्विच को ऑन किया जाता है हमारा पानी कुछ इस तरीके से बेहद ही अजीब फॉर्म में नीचे की तरफ आने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है नहीं पता तो तभी तो आपने सब्सक्राइब किया इस चैनल को। चलिए जानते हैं इसके पीछे की साइंस को। असल में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कुछ भी बोलते हैं या फिर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो हम हवा में फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं और अगर वो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा तेज होती है तो वो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को हवा में लेविटेट भी कर सकती है और उनको हिला भी सकती है। और यही हो रहा है इस वीडियो क्लिप में जहां पर दोस्तों जैसे इस इंसान के द्वारा इस स्विच को मूव किया जाता है तुरंत ही स्पीकर्स के द्वारा 24 हर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी हवा में जनरेट होने लगती है। परिणाम स्वरूप वो बहते हुए पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने रास्ते से थोड़ा सा हिला देती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस इफेक्ट को नेकेड आई से देखेंगे तो ये आपको बेहद ही कम नजर आएगा। असल में दोस्तों इस इफेक्ट को देखने के लिए आपको अपने कैमरे की शटर स्पीड को भी 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर सेट करना होगा, जिसके चलते हुए जैसे ही कैमरा की शटर स्पीड और साउंड की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है तो हमारा कैमरा इस इफेक्ट को कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में रिकॉर्ड कर पाता है। लेकिन अगर आप इस इफेक्ट को नेकेड आई से देखेंगे तो यहां पर आपको पानी का फ्लो बेहद ही कम मात्रा में शेक होता हुआ नजर आएगा और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस इफेक्ट को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें ना ही किसी भी प्रकार का कोई फिल्टर लगाया गया है और ना ही उसको किसी भी प्रकार से एडिट किया गया है। असल में दोस्तों ये वीडियो क्लिप है सैन फ्रांसिस्को की जहां पर अभी हाल ही में अचानक से ही आसमान ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आखिर वहां का आसमान ऑरेंज कलर में कन्वर्ट क्यों हुआ? असल में दोस्तों ऐसा हुआ वाइल्ड फायर की वजह से, जहां पर सैन फ्रांसिस्को के पास के जंगलों में काफी तेज आग लगने की वजह से सिटी के एटमॉस्फेयर में उस आग के ऐश पार्टिकल फैल गए। अब जैसे ही सनलाइट उन पार्टिकल्स पर पड़ी उन्होंने ऑरेंज कलर की लाइट को इमिट करना शुरू कर दिया। और दोस्तों ये ठीक वही प्रोसेस थी जो कि नेचुरल वे में एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के साथ होती है और हमें उसी की वजह से आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। बट ऑन दी अदर हैंड यहां पर उन ऐश पार्टिकल्स की वजह से आर्टिफिशियली ऑरेंज कलर की लाइट फैलने लगी। परिणाम स्वरूप सैन फ्रांसिस्को में कुछ घंटों तक सुबह का नजारा लोगों को कुछ इस तरीके से बेहद ही डरावना और इंटरेस्टिंग देखा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि दी चैंपियनशिप्स टूर्नामेंट को टेनिस का सबसे ज्यादा पुराना टूर्नामेंट माना जाता है? लेकिन फैक्ट ये नहीं है, बल्कि दोस्तों क्या आपको पता है कि इस चैंपियनशिप के एक नियम के अनुसार कोई भी खिलाड़ी पूरे ही टूर्नामेंट के दौरान किसी भी प्रकार के एब्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और सिर्फ इसी चीज को रोकने के लिए हर मैच से पहले एम्पायर को अलग अलग लैंग्वेजेस के एब्यूसिव वर्ड को पढ़ना पड़ता है ताकि मैच के दौरान कोई भी खिलाड़ी किसी भी दूसरी लैंग्वेज में किसी दूसरे प्लेयर को एब्यूसिव वर्ड ना बोल दे और अगर वो ऐसा करे तो उसके ऊपर फाइन लगाया जा सके। एंड ऑनेस्टली ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है जहां पर एम्पायर को गेम के रूल पढ़ने के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेजेस के एब्यूसिव वर्ड्स भी
पढ़ने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको बताया कि हमारा ब्रेन बचपन से ही अलग अलग कलर्स देखने का आदी होता है। ना सिर्फ वो कलर्स को देखता है बल्कि वो उन कलर्स के आधार पर खुद को कैलिब्रेट भी करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन काफी हद तक बैलेंस भी रहता है। तो ये तो बात पूरी तरीके से साफ है कि अगर हमारे ब्रेन को अलग अलग कलर्स देखने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेन बैलेंस को खो देगा। और इंसानी ब्रेन की इसी कमी का फायदा एंशिएंट ईरान में भी उठाया जाता था, जहां पर दोस्तों किसी भी कैदी से सच को उगलवाने के लिए उसे एक व्हाइट लॉकर रूम में लॉक कर दिया जाता था, जहां पर सारी ही चीजें जैसे कि फर्नीचर, वॉल, लाइटिंग और यहां तक कि कैदी के कपड़े भी सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर के ही हुआ करते थे। असल में दोस्तों एंशिएंट ईरान की इस टॉर्चर को व्हाइट टॉर्चर के नाम से जाना जाता था, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक साइकोलॉजिकल टॉर्चर्स में से भी एक टॉर्चर माना जाता था। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इसी चीज के दम पर ही ऑलमोस्ट 99% प्रिजनर्स सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उस रूम से बाहर आने के लिए ऑफिसर्स के सामने सच्चाई को उगल दिया करते थे। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए आगे चलकर यूएसए और वेनेजुएला ने भी इस अजीब से टॉर्चर को एडॉप्ट किया था। हालांकि ह्यूमन राइट्स की तर्ज पर आज इस टॉर्चर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन आज भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे देश मौजूद हैं जहां पर सच्चाई को बाहर लाने के लिए आज भी लोग इस टॉर्चर का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स बताए हैं, साथ ही साथ उन डिसऑर्डर्स के नाम भी बताए हैं और यह भी बताया है कि क्या उनका इलाज मुमकिन है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आज सबसे पहली बार मेरे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका नाम ना ही किसी को पता है और ना ही किसी को यह पता है कि क्या उसका इलाज मुमकिन है या फिर नहीं। असल में दोस्तों ये वाकया है साल 2010 का, जब यूएस में रहने वाली 28 वर्षीय ब्यूटिशियन शानिया आइजोन दुनिया के सामने आई। असल में दोस्तों ये एक ऐसे स्किन डिसऑर्डर से जूझ रही हैं जहां पर इनकी स्किन पर बालों की जगह नेल्स ग्रो कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये नेल्स हमारे ऑर्डिनरी नेल्स की तरह ही 3 से 4 दिन में अपनी लेंथ को बढ़ा देते हैं। अकॉर्डिंग टू हर मदर इनके नेल्स इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि जिसकी वजह से शनाया का कपड़े पहनना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हर 3 से 4 दिन में इनकी बॉडी पर मौजूद सभी नेल्स को कट करना पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा केस है जिसमें किसी भी इंसान के शरीर के ऊपर नेल्स कुछ इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ना ही आज तक इस डिसऑर्डर का कोई भी नाम रखा गया है और ना ही इस डिसऑर्डर के बारे में ज्यादा जानकारी किसी भी डॉक्टर के पास मौजूद है। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी आइसी कोल्ड वाटर में अपने पैरों को डालते हैं तो हमें चंद ही सेकंड्स में हाइपोथर्मिया हो जाता है। और अगर उस कंडीशन में इंसान जल्द ही उस ठंडे पानी से अपने पैर को बाहर ना निकाले तो यहां पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट हो जाती है कि उस इंसान का देहांत हो जाए। लेकिन दोस्तों बात अगर डक्स की जाए तो यहां पर तो सिनेरियो कुछ और ही नजर आता है। असल में दोस्तों कोई भी डक कई घंटों तक या फिर कई दिनों तक आइसी कोल्ड वाटर में ना सिर्फ चल सकती है बल्कि बेहद ही आसानी से तैर भी सकती है। लेकिन आखिर डक ऐसा कैसे कर लेती है नहीं पता, तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस से भी पर्दा हटा ही देते हैं। असल में दोस्तों जैसे ही हम किसी भी आइसी कोल्ड वाटर में अपने पैरों को डालते हैं तो हमारे पैर में फ्लो होने वाला ब्लड तुरंत ही ठंडे पानी के कांटेक्ट में आकर अपनी हीट को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और जैसे ये ठंडा ब्लड हमारे हार्ट पर पहुंचता है तो हमारे हार्ट को इस ठंडे ब्लड को पंप करने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से उस कंडीशन में हार्ट अटैक के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड बॉडी ब्लड ठंडा होने के साथ साथ हमारे पैर में मौजूद फैट भी ठंडा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पैर के टिश्यूज तुरंत ही डैमेज हो जाते हैं और हमारा वो ऑर्गन ऑलमोस्ट बेकार हो जाता है। लेकिन दोस्तों बात अगर डक्स के लेग्स की जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डक्स के लेग्स में ब्लड वेसल्स बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि डक्स के पैर में फैट और इंसुलेटिंग लेयर्स होती ही नहीं है, तो उस कंडीशन में डक का ब्लड कभी भी अपनी हीट को रिलीज कर ही नहीं पाता है। बल्कि इससे उलट जैसे ही कोई भी डक किसी भी आइसी कोल्ड वाटर में एंटर करती है तो उसका ब्रेन उसकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस डक का ब्लड और ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप कोई भी डक बेहद ही आसानी से बहुत ही लंबे समय तक किसी भी आइसी कोल्ड वाटर में रह सकती है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 3। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है एंड ऑनेस्टली इसी डिसेबिलिटी के चलते हुए वो लोग ऑलमोस्ट अपने जीवन को खत्म सा मान लेते हैं। तो बिलीव मी ये वाला फैक्ट आपकी इस सोच को जरूर बदल देगा। मिलिए केरल के एक गांव करीमपुर में रहने वाली जिलू मोल से। असल में दोस्तों इनका जन्म बिना हाथों के हुआ था, जिसके चलते हुए बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि जिलू मोल अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन इससे उलट इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों जिलू मोल एशिया की सबसे पहली ऐसी महिला बनी है जिनके पास हाथ ना होते हुए भी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि किसी भी कार को ड्राइव करने के लिए सिर्फ अपने घुटनों और पैरों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करती हैं और यही चीज इनको डिसेबल होते हुए भी नॉर्मल इंसानों की तुलना में भी काफी ज्यादा बेहतर बनाती है। फैक्ट नंबर 2।
दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के 2 वीर विंग कमांडर गजानन यादव और वारंट अफसर A.K. तिवारी जी ने 8 अक्टूबर को एयरफोर्स के 88वें स्थापना दिवस पर लेह के खारदुंगला दर्रे में C-130J विमान से स्काई डाइविंग करके भारतीय वायुसेना के नाम सबसे ऊंचाई यानी कि 17,982 फुट पर उतरने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सच में गर्व होता है भारतीय जवानों पर। फैक्ट नंबर 1, चांद पर गोल्फ क्यों खेला गया था? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन 6 फरवरी साल 1971 में अपोलो 14 मिशन के एस्ट्रोनॉट शेफर्ड और उनके टीम मेंबर के द्वारा सबसे पहली बार मून पर गोल्फ को खेला गया था और उसी के बाद से ही गोल्फ चांद पर खेला जाने वाला अभी तक का एकमात्र स्पोर्ट बन गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया था? असल में दोस्तों इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह चांद के एटमॉस्फेयर को समझना था, जिसके तहत एक्सपेरिमेंटल पर्पस से एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा चांद पर गोल्फ को खेला गया था। असल में दोस्तों वो लोग ये देखना चाहते थे कि अगर एक नॉर्मल पावर से किसी भी गोल्फ बॉल को चांद की सतह पर हिट किया जाएगा तो आखिर वो बॉल कैसा रिएक्ट करेगी। बस ये फैक्ट यहीं पर ही खत्म और कुछ भी नहीं है इस फैक्ट के अंदर। ऑफ कोर्स इस फैक्ट में बहुत कुछ है, क्योंकि दोस्तों जब तक रेयर वीडियो नहीं तब तक मजा नहीं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको नासा के द्वारा आधिकारिक तौर पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि साल 1971 में शेफर्ड और उनकी टीम मेंबर्स के द्वारा चांद की सतह पर किस तरीके से गोल्फ को खेला गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि साल 2010 यानी कि इस मिशन के ऑलमोस्ट 39 ईयर्स के बाद शेफर्ड और इस वीडियो क्लिप के आधार पर कैलकुलेट करके यह पता लगाया गया कि वो गोल्फ बॉल हिट करने के बाद 70 सेकंड तक हवा में रही थी और उसने चांद पर अप्रॉक्सीमेट 4000 मीटर की दूरी को भी कवर किया था, जो कि अगर अर्थ पर होता तो ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि चांद की सतह पर गोल्फ को क्यों खेला गया था। दोस्तों अभी मैं आपको एक बोनस फैक्ट दिखाने वाला हूं। इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहां पर जैसे ही इस इंसान के द्वारा एक खाली कंटेनर को जलती हुई कैंडल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से लाया जाता है तो वो सभी कैंडल्स जादुई वे में कुछ इस तरीके से अपने आप ही बुझ जाती हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके पीछे की रियल साइंस आपको 2 से 3 दिन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।